हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की दुनिया की बड़ी सुर्खियों में डुबकी लगाएंगे। ब्रिक्स 2024 समिट शुरू हो चुका है रशिया के ऐतिहासिक शहर कजान में, और इस साल का गैदरिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बाद का पहला समिट है। डियर हाइनेस, एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गतिशक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में
अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि ब्रिक्स की शुरुआत सिर्फ 5 देशों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ हुई थी। अब और भी देश जुड़ रहे हैं और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इस हाई स्टेक्स समिट में कौन शामिल हो रहा है? कुल 33 देश, जिनमें से 24 देशों का प्रतिनिधित्व उनके शीर्ष नेताओं द्वारा किया जा रहा है, यहां मौजूद हैं। और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी हस्तियां, जिनमें चाइना के शी जिनपिंग, इंडिया के नरेंद्र मोदी, टर्की के रीसेप तय्यिप एर्दोगन और ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान सुर्खियों में हैं। आपको क्या लगता है कि समिट के दौरान ये लीडर्स किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। चलिए ब्रिक्स के बारे में ही बात करते हैं। शुरुआत में इमर्जिंग इकोनॉमीज के एक ढीले ढाले समूह के रूप में देखा जाता था। ब्रिक्स अब और मजबूत हो गया है, खास तौर पर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के शामिल होने के बाद से। चाइना, जो एक्सपेंशन के पीछे की असली ताकत है, समूह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है। ईरान, यूएई, इथियोपिया और इजिप्ट जैसे देश पहले ही शामिल हो चुके हैं। क्या आप ब्रिक्स को G7 जैसी पश्चिमी ताकतों के लिए एक बढ़ते हुए काउंटर बैलेंस के रूप में देखते हैं? ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ब्रिक्स देश इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर को दरकिनार करने पर भी काम कर रहे हैं, एक प्रक्रिया जिसे डीडॉलराइजेशन कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? अपनी प्रिडिक्शंस नीचे शेयर करें। पीएम नरेंद्र मोदी भी समिट में धूम मचा रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने इंडिया के यूपीआई को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में जोर देकर दुनिया के साथ शेयर किया। मोदी टेररिज्म पर भी कड़ी बात कर रहे हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिलैटरल मीटिंग्स की है, जिनमें से एक पुतिन के साथ और दूसरी ईरान के प्रेसिडेंट राइजी के साथ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच चल रहे तनाव के बावजूद मोदी और शी जिनपिंग की एक ब्रेक थ्रू मीटिंग हुई? दोनों देश 4 साल के गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख में LAC से पीछे हटने पर सहमत हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आगे जाकर इंडिया चाइना संबंधों के लिए इसका क्या मतलब है? हालांकि यह समिट सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जैसे नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं और पर्दे के पीछे बिलैटरल मीटिंग्स हो रही है। ब्राजील के लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को मेडिकल इमरजेंसी के कारण आखिरी समय में अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। क्या उनकी अनुपस्थिति इस साल ब्रिक्स चर्चाओं में ब्राजील की भूमिका को प्रभावित कर सकती है? अंत में ग्लोबल पावर शिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं। रशिया G7 जैसे पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले समूहों के अल्टरनेटिव के रूप में BRICS को आगे बढ़ा रहा है और चाइना पूरी तरह से इस स्थिति का समर्थन कर रहा है। आपको क्या लगता है कि यह बदलाव वर्ल्ड स्टेज पर कैसे दिखाई देगा? एक कमेंट करें और इस चर्चा को शुरू करें। जैसे जैसे BRICS 2024 समिट आगे बढ़ रहा है, यह साफ है कि दुनिया इसे गौर से देख रही है। ग्लोबल करेंसी में बदलाव, बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और नए गठबंधनों के साथ यह समिट इंटरनेशनल रिलेशंस को फिर से नया रूप दे सकता है। क्या BRICS खुद को G7 जैसी पश्चिमी ताकतों के लिए एक सच्चे काउंटरवेट के रूप में स्थापित करने में सफल होगा? और इस बदलाव को आगे बढ़ाने में इंडिया, चाइना और रशिया जैसे देश क्या भूमिका निभाएंगे? बहुत कुछ दांव पर लगा है और हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इन मीटिंग्स का क्या नतीजा निकलेगा? क्या ब्रिक्स सचमुच ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है या यह सिर्फ एक और पॉलिटिकल शो है? नीचे अपने कमेंट्स दें और इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं।
और हाँ, अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन दबाना, वीडियो को शेयर करना और दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं के इन डेप्थ एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगली बार मिलेंगे।